क्या बहस हो रही है? मैंने हेड मुहर्रर से पूछा। सर ये नौजवान खामखा ही उलझ रहा है, बात ही नहीं सुनता। हेड मुहर्रर बोला। क्या मसला है इनका? सर मेरा नाम ज़फ़र है और मैं यहाँ अपनी दोस्त की मौत का मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ, वो बोला। इसका नाम ज़फ़र था, मेरे नए केस का अहम करदार। ओह, आप मेरे रूम में आए। मेरे दिमाग में कई सवाल उभरे। राहदारी क्रॉस करके हम लोग आफस तक पहुँच गए। आफस में पहुंचकर मैंने ज़फ़र को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कुर्सी पर बैठते हुए वो बोला, सर उसकी डेथ हो गई है, उसे मारा गया है, उसे ज़रूर मारा गया है। प्लीज़ खुद पर कंट्रोल रखें और मुझे बताएं कि किसको मारा गया है। मैंने सिपाही से पानी के लिए कहा। सर उसका नाम सहर है और उसे नायला ने मारा है। सहर और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि नायला ने मुझे प्रपोज़ किया था, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो उसने सहर को जान से मार डाला। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि उसे जान से मारा गया है? मुझे दिली तौर पर अफसोस हो रहा था कि उस लड़की की मौत हो गई थी। कुछ देर पहले तो वो जिंदा थी। सर इसने धमकियां दी थीं कि सहर को नहीं छोड़ेगी और ऐसा ही हुआ। ओके, हम ज़रूर छानबीन करते हैं। मैं अभी सहर के घर से आ रहा हूँ। तब तक तो वो जिंदा थी, लेकिन मेरे यहाँ तक पहुँचते ही उसकी मौत हो गई। मुझे अफसोस है। उसकी मौत का और आपके एहसासात का मुकम्मल एहतराम करता हूँ और मैं वादा करता हूँ, अगर ये कत्ल है तो कातिल को ज़रूर सज़ा मिलेगी। मैंने कहा, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने इस कत्ल के केस को हल करने की हामी भरी है। बस मैं यही चाहता हूँ नायला को ज़रूर सज़ा मिले। नायला को नहीं, बल्कि उस कातिल को। मैंने कहा। सहर की मौत हो गई थी। मैंने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक तिबी मौत थी। किसी किस्म का जहर या आला कत्ल का निशान कुछ भी साबित ना हुआ। गोया ये एक नॉर्मल केस था, लेकिन मेरे अपने दिमाग में कुछ और चल रहा था। बाद औक़ात जो नज़र आता है वो असल नहीं होता। हकीकत और नज़र बज़ाहिर आने में बहुत फ़र्क होता है। बज़ाहिर ये केस अख्ताम को पहुंच गया था, लेकिन अभी हकीकत सामने आना बाकी थी। बहुत सी चीज़ें मख्फी थीं जिनसे पर्दा उठाना लाजमी था। वो शाम का वक़्त था जब सहर को आखिरी आरामगाह तक पहुंचा के हम मुन्ना के घर गए। सब लोग उदास थे। मैंने मुन्ना से कुछ मज़ीद मालूमात लेने के लिए मुलाकात की। पोस्टमार्टम के मुताबिक ये तिबी मौत थी, यानी कुदरती डेथ हुई थी, लेकिन मैं अभी मज़ीद इसकी छानबीन करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे नायला का नंबर दे सकती हैं और एड्रेस भी? मुन्ना ने नायला का नंबर और एड्रेस दिया तो मैं इसके घर चल पड़ा। सर ये केस तो जैसे शुरू हुआ था वैसे ही ख़त्म हो गया, सलाब खान बोला। नहीं, ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है, मैंने जवाब दिया। बज़ाहिर केस ओके नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ मौजूद हैं जो अभी सुलझानी हैं, मैंने कहा। रात काफ़ी सर्द थी। सर्दी में चाय और हॉरर नावल पढ़ने का अलग मज़ा आता है। मैंने नायला का नंबर ट्राई किया, लेकिन नायला का नंबर पावर्ड ऑफ मिला। मैंने कई मरतबा ट्राई किया, लेकिन नंबर ऑफ ही रहा। रात काफ़ी बीत चुकी थी। हॉरर नावल ने जब तक मुझे मज़ा देना शुरू किया तो मुझे नींद की देवी ने हाथ दबोचा। नींद भी क्या चीज़ है, कांटों पर भी आती है और मौत के बिस्तर पर भी। ये तो फिर भी नरम बिस्तर था। अगली सुबह हंगामा खेज थी। मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया। वहाँ आसमा की तरफ से एक वीडियो भेजी गई थी। ये कब्रिस्तान का मंजर था। शाम के बाद का वक़्त था। वहाँ कब्रिस्तान के वस्त में एक औरत बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुदाल थी और कब्र को खोद रही थी। वो कच्ची कब्र थी जो बिल्कुल ताज़ा थी। कब्र आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली गई। नकाबपोश औरत ने साइड में रखे शापर को कब्र के अंदर रखा, कब्र को बंद किया और चुपके से बाहर निकल गई। मैंने औरत को गौर से देखा। ऐसा लगता था जैसे इस औरत को कहीं देखा हो। वो दरमियाने कद की औरत थी। उस औरत को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा था, लेकिन कहाँ। मैंने आसमा को फ़ोन किया, जो उसने दूसरी कॉल पर अटेंड किया। रस्मी लैक्स लैक के बाद मैंने वीडियो का पूछा तो उसने बताया कि उसने उस शाम वीडियो भी बना ली थी जो इसने मुझे सेंड कर दी है। नहा धोकर यूनिफॉर्म पहन के मैं नायला के घर पहुंच गया, लेकिन वहां से पता चला कि नायला एक हफ्ते से अपने नाना के घर गई हुई है।
اس کے نانا کا گھر لاہور میں تھا۔ نائلہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے نانا کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ اسلام آباد میں ہم سب لوگ موجود تھے۔ سوال یہ تھا کہ نائلہ اگر لاہور میں تھی تو ظفر اور مونا کا شک صرف شک ہی تھا، لیکن وہ دونوں جس وثوق سے نائلہ پر الزام لگا رہے تھے، اس سے تو ثابت ہوتا تھا کہ اندر کی کہانی کچھ اور ہی تھی، جو فی الحال مخفی تھی اور جسے سامنے لانا ابھی باقی تھا۔ قانونی طور پر سحر کے موت کا الزام کسی کو بھی ایسے ہی نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ موت طبی تھی، لیکن میرے دماغ نے اس تجسس کو مزید ابھارا کہ آخر نائلہ کون ہے اور سب لوگ اسی پر کیوں الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے سلاب خان اور ہمت خان کو ایک اہم ذمہ داری سونپی، جس سے مجھے اہم معلومات معلوم ہوئی تھیں۔ آگے جا کر وہ معلومات اس کیس کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ نائلہ کا بیان چونکا دینے والا تھا۔ سر، میں اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے ظفر کو پسند کیا تھا، اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن ظفر کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا تو میں نے اس سے دوری اختیار کر لی، اور یہی میرے لیے بہتر تھا۔ جو شخص آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ کچھ اہم فیصلے کیے اور لاہور چلی گئی۔ لاہور میں میری نانی کی فیملی ہے، سب نے پیار کیا، عزت دی۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ امید ہے ظفر بھی اپنی دوست کے ساتھ خوش ہوگا۔ وہ نم آنکھوں مگر مصنوعی طور پر مسکراتے چہرے سے بولی، گویا محبت تو اب بھی اس کے دل میں تھی۔ کیا آپ نے کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا سحر نامی لڑکی کو؟ میں نے پوچھا۔ سر، میں نے آج تک کسی بھی شخص کو دھمکی نہیں دی، چیونٹی تک مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں بہت ڈرپوک ہوں، وہ بولی۔ یہ خط آپ کا ہے؟ میں نے دراز سے لیٹر نکال کے دکھایا جو مجھے مونا نے دیا تھا۔ سر، یہ لکھائی میری نہیں ہے، بے شک آپ مجھ سے کچھ لکھوا لیں، بلکہ یہ لکھائی تو… وہ خاموش ہو گئی۔ یہ لکھائی کس کی ہے؟ یہ لکھائی مونا کی ہے، 100% اسی نے لکھا ہے، نائلہ چونک کر بولی۔ آپ کو پتہ ہے مونا کی بہن سحر کی موت ہو گئی ہے، اور ہمیں شک ہے کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔